नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। फुटपाथ से 6 महीने की बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। 30 लाख में हुआ था सौदा। चाकघाट थाना प्रभारी का ऑडियो हुआ वायरल। थाना प्रभारी ने दी सफाई, कहा पिता पुत्र के विवाद में जबरन फंसाया गया। युवक ने की समाधि लेने की कोशिश, कहा भगवान से डायरेक्ट होती है बात। और कुपोषण मुक्त भारत की खुल रही पोल, परिजन गंभीर हालत में बच्चों को लेकर भटकने को हुए मजबूर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बीते दिनों कॉलेज चौराहे से 6 महीने की मासूम की किडनैपिंग का खुलासा रीवा पुलिस ने कर दिया है। बताया जा रहा था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक बड़ा ग्रुप पकड़ा गया है। बच्ची का सौदा 30 लाख में हुआ था। आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर पुलिस रीवा ले आई है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। देश में बढ़ती बेरोजगारी अपराध का एक बड़ा कारण बनती जा रही है। हाल ही में 6 महीने की बच्ची का अपहरण हुआ और 30 लाख में सौदा हुआ। गनीमत ये रही कि पुलिस ने मुस्तैदी से कार्यवाही की और महज 4 दिन के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया। आपको बता दें, इस अपहरण कांड में ज्यादातर युवा 18 से 20 साल के हैं। भले ही सरकार दावा करे कि आप पकौड़ा तल के रोजगार चला सकते हैं, लेकिन आजकल के युवाओं के शौक इतने महंगे हैं कि 8 से 10 हजार की कमाई में कुछ नहीं हो सकता। वहीं 15 से 20 हजार कमाने वाला किस तरह से बच्चों का पालन पोषण करता है, ये वही जानता है। फिर आज के शौक जैसे लेटेस्ट मोबाइल, महंगी बाइक्स, इनका मेंटेनेंस साधारण नौकरी से कैसे होगा? और इसी का परिणाम है ये अपहरण कांड। आइए इस मामले के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल राजस्थान के 12 निवासी मनीषा बाई और उसका पति अरविंद शहर के कॉलेज चौराहे में चेन सेट बेचने का काम करते हैं। 6 और 7 मई की दरमियानी रात तकरीबन 3 बजे वे अपने 2 बच्चों के साथ सो रहे थे। एक बच्चे की उम्र 3 साल तो दूसरे बच्चे की उम्र 6 माह है। इसी दौरान बाइक में सवार होकर आए बदमाशों ने सो रहे 6 माह के बच्चे को मच्छरदानी के भीतर से बाहर निकाला और लेकर रफू चक्कर हो गए थे। पति पत्नी की नींद खुली तो उन्होंने शोर मचा दिया, लेकिन वो भाग निकले थे। रीवा से बच्चा चुराकर महाराष्ट्र में सौदा किया गया। दरअसल ये पूरा मामला ही मानव तस्करी से जुड़ा था। यहाँ से बच्चा चुराकर महाराष्ट्र में बेच दिया गया। इसके बदले 29 लाख रुपए दिए जाने का सौदा किया गया था। बच्चा खरीदने वाला एक शिक्षक था। पुलिस ने अपहरण के तार जोड़ने शुरू किए तो एक एक कर सारे आरोपी पकड़ में आते गए। बच्चे को भी रीवा पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपियों को पकड़कर पुलिस लेकर आ रही है। जबलपुर में भी पुलिस ने दबिश दी थी। अब तक पुलिस के हाथ कुल 11 आरोपी लगे हैं। एक फरार बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया और कई राज खुलने बाकी हैं। भाई बस बीते दिनों एक व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन के पास इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर पत्र लिखा, जिसे प्रशासन द्वारा समझाइश देकर घर भेज दिया गया था। तकरीबन 1 माह बाद फिर से उस व्यक्ति ने समाधि लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये पूरा मामला जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वनसाथी बहेरा का है, जहां के निवासी राम प्रसाद केवट तकरीबन 1 माह पूर्व पुलिस और प्रशासन के पास इच्छा मृत्यु की परमिशन लेने पहुंचे थे। इस दौरान जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा उठाए जा रहे इस कदम की जानकारी लेने पर उन्होंने बताया था कि उनका भगवान से कांटेक्ट हो गया है और उनकी बात भगवान से होती है और भगवान ही उन्हें अपने पास बुला रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इच्छा मृत्यु की परमिशन मांगी है। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनकी इस इच्छा की पूर्ति नहीं की गई और समझाइश देकर परिजनों के साथ घर वापस भेज दिया, जिसके तकरीबन 1 माह बाद आज उन्होंने एक बड़े से गड्ढे को खोदकर उसमें समाधि लेने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली और मौके पर पहुंची जवा पुलिस ने उन्हें गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाला और परिजनों के सुपुर्द करते हुए गड्ढे को पटवा दिया है। साथ ही परिजनों को समझाइश दी कि उनका पूरा ख्याल रखें और उन पर नजर बनाकर रखें और उनके द्वारा दोबारा इस प्रकार की हरकत की जाएगी तो फिर कार्यवाही की जाएगी। सब मुलजिम ही जान ले अगर पकड़ी सहयोगी जबरदस्ती कहते हैं मेरी तो 3 सब पहले में बनती 302 की मुलजिम बनती मेन। मऊगन जिले में पेड़ काटने के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमाना थाना क्षेत्र में पेड़ काटने गए एक युवक के ऊपर पेड़ गिर जाने से युवक का
पैर ही कट गया। बताया जा रहा है कि एक श्रमिक किसान के खेत में पेड़ काट रहा था, तभी अचानक ऊपर से बड़ा वाला पेड़ श्रमिक के पैर के ऊपर गिर गया, जिससे श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अब घायल का इलाज जारी है। घटना है और पेड़ काट रहे थे सूखी लकड़ी जलाने के लिए, गिर गया इनके ऊपर पेड़ पैर पर हो गया। कौन घायल हुआ है, किसको चोट आई? वही जो काट रहे थे वही घायल क्या हुआ। नाम है उनका? भाई लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमना के रहने वाले हैं, गांव भाटी है। कब की घटना है? 9 बजे की है। आज सुबह 8-9 बजे सुबह। और लोग भी थे कि अकेले ही चढ़े? 2-3 लोग और थे तो भाग गए और ये नीचे थे तो दब गए। तो जंगल में काट रहे थे कि नहीं किसान के काट रहे थे। किसान के कहने पे उसकी जमीन पर काट? हाँ जमीन की। किसके खेत पर है ये? खेत का कोई किसान था गाँव का, वही बुला ले गए थे काटने के लिए। ये नहीं था। घटना ये हुई है का तो भाटी में हनुमना की है घटना है। हाँ थाना हनुमना है, गांव भाटी है। 9 बजे की बात है। हाँ सुबह 9 बजे। आज चोट कितनी लगी? ज्यादा लगी? चोट बहुत ज्यादा लगी है, जुआ फ्रैक्चर। हाँ पैर में ज्यादा है, पैर अलग हो गया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम जी जावन है। राम जी जावन साथी आप? हाँ उनके चाचा हैं। चाचा? हमारे चाचा हैं, हम भतीजे हैं जी। घरेलू विवाद के चलते चाकघाट पुलिस के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था, जिसका खुलासा खुद आरोपियों के पिता ने किया है। वहीं चाकघाट थाना प्रभारी ने भी पूरे मामले का खंडन किया है। मामला त्योंथर तहसील के चाकघाट थाना अंतर्गत पड़री गांव का है, जहां के रहने वाले अभय दुबे और रोहन दुबे, जो कि सगे भाई हैं, ने अपने पिता के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके तहत 155 के तहत मुंशी ने रिपोर्ट दर्ज भी कर ली थी। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि अभय और रोहन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसको रोकना पिता गए थे तो उनके साथ गाली गलौज किया गया। थाना प्रभारी चाकघाट ने बताया कि कूलर में पानी भरने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। इसके बाद समझाइश देकर मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन आरोपियों ने थाना प्रभारी का फर्जी ऑडियो छाट करके वायरल कर दिया, जिसमें वो दोनों को डांट रही हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपी शुरू से ही तैयारी करके आए थे और थाने के सामने वीडियो भी बनाया था। वहीं आरोपियों के पिता कामता प्रसाद, जो कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस विभाग में ही प्रधान आरक्षक के पद पर हैं, उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे नशे के आदी हो चुके हैं। उनको हर महीने 36,000 रुपए खर्च के लिए दिया जाता है, लेकिन आए दिन वो विवाद करते हैं और जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं प्रधान आरक्षक कामता द्विवेदी और चाकघाट थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी से। मेरा नाम कामता प्रसाद द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पड़ेरी गांव है मेरा, थाना चाकघाट पड़ता है, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। अभय और रोहन आपके कौन हैं? मेरे लड़के हैं, बच्चे। अभी थाना चाकघाट में किन बातों को लेकर उनके द्वारा अपनी कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया जा रहा है? क्या प्रकरण क्या है, किस बात को लेकर थाना प्रभारी चाकघाट और उनके बीच का एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है उसके बीच? सच्चाई ये है कि वो आए दिन नशा करते हैं, गांजा और दारू का, और उसी बीच मेरे से अनाप शनाप पैसा मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आपस में भाई भाई लड़ाई किए हैं। उस दिन लड़ाई मारपीट किए हैं, लपटे थे, दोनों को मैं छुड़ाया हूँ। तो उसके बीच बचाव में जो है हम लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, और उल्टा जो है हम लोगों के हमारे घर परिवार, हम अकेला पड़ जाता हूँ तो मैं नहीं उनको संभाल पाता हूँ, तो यदि मेरा भाई परिवार भी सपोर्ट करता है तो उनको भी फंसाने के लिए यहाँ रिपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे घर परिवार सभी निर्दोष हैं। सारी गलतियाँ इनकी है। ये नशा और गंदी आदतों में ये बहुत परिपक्व हो चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं कि अब इनको पीछे आना बहुत मुश्किल है। अब मेरे ऊपर मेरे औलाद है, मैं इनको झेल रहा हूँ, मेरी यही विडम्बना है। कहाँ पर आप पदस्थ हैं और क्या किस विभाग में हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ, छत्तीसगढ़ कवर्धा जिले में पदस्थ हूँ। अच्छा, तो जो थाने में ये आवेदन दे रहे थे, ये सही प्रकरण था कि ये झूठा अनावश्यक रूप से? सब ये झूठा प्रकरण था इनका, अनावश्यक था। ये खुद दोनों अभय और रोहन आपस में झगड़ा लड़ाई किए हैं, और इनके बीच बचाव में हम लोग भाई परिवार आए तो उनसे भी ये जो है उल्टा सीधा बहस किए और आके उनके नाम FIR या रिपोर्ट कर रहे हैं। वो सब सारा सरासर गलत है, झूठ है, ये बुनियाद है। आप बोल रहे हैं कि रोहन और अभय आपस में विवाद किए हैं। हाँ, तो ये दोनों साथ में ही क्यों आपके ऊपर फिर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग विवाद किए हैं?
आपके ऊपर आरोप ये दोनों मिलकर क्यों लगा रहे हैं? नहीं, ये इनका मिल जाते हैं जब अकेले हो जाते हैं, हाँ, तो सपोर्ट के लिए आपस में मिल जाते हैं, मिल गए हैं। झगड़ा लड़ाई के जब जान गए कि नहीं अब कोई अगली और कुछ न हो कार्रवाई, तो ये आपस में दोनों फिर मिल जाते हैं। अभी तो पत्नी को भी मिला लेंगे। ये तो क्या क्या नहीं है, उल्टा सीधा भी और भी आरोप लगा सकते हैं, अपनी पत्नी से लगवा सकते हैं, वो लगवा सकते हैं। इनको कोई मर्यादा लाज शर्म की नाम चीज़ नहीं है। कौन बाप है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये इनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके संबंध में आपके द्वारा एक फरियादी को कुछ डांट फटकार लगाई जा रही है। क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है इसकी सच्चाई क्या है और क्या प्रकरण है इसका? मैं थाना प्रभारी चाकघाट। मेरे बारे में जो मीडिया में सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं उसका खंडन करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने उसको काट छांट करके गलत तरीके से पेश किया है। इसमें मामला ये है कि ग्राम पडरी का अभय द्विवेदी अपने पिताजी के खिलाफ दिनांक 8/5/24 को रात में आए थे थाने पर कि उनके पिताजी ने उनके साथ मारपीट की है। उसकी एफआईआर करने आए थे, लेकिन मारपीट इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी और मुंशी जी द्वारा एनसीआर काट के उनको दे दी गई थी। 155 सीआरपीसी के तहत उनको रिपोर्ट दे दी गई थी। और आपस में जब पता किया गांव में, दोनों भाइयों का आपस में कूलर में पानी डालने के विवाद के ऊपर से इनका विवाद हुआ था। इनके पिताजी प्रधान आरक्षक 455 कामता प्रसाद 7वीं बटालियन छत्तीसगढ़ कवर्धा में नक्सलाइट एरिया में पदस्थ हैं और बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों में वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। इनके दोनों बेटे अभय द्विवेदी और रोहन द्विवेदी अक्सर जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और इनके ऊपर जमीन जायदाद अपने नाम करने के लिए प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से इनके तनाव उत्पन्न होता है। इनके पिताजी सिर्फ 3 दिन की छुट्टी के लिए आए थे और वो जमीन अपने नाम कराने के लिए इनसे विवाद कर रहे थे और ये बेटे ही गलत हैं और अपने पिताजी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने के लिए आए थे। आईपीसी की धारा के तहत इतनी ज़्यादा कोई मारपीट नहीं हुई थी और कि जिसमें एफआईआर दी जाए, और ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप मेरी एफआईआर राजनीतिक दबाव के चलते नहीं कर रही हैं, जिस वजह से ये मुझसे अनावश्यक विवाद कर रहे थे। मेरे थाने के बाहर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे थे ताकि झूठी कहानी कर सके और वायरल कर सके। हम यहाँ पे एक निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। जो भी आईपीसी सीआरपीसी के तहत जो भी घटना होती है, मुकदमा यहाँ पे जो भी कायम किया जाता है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है और किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया जाता। तो क्या उनके पिताजी के द्वारा भी कोई आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है? हाँ, उनके पिताजी भी दूसरे दिन सुबह आए थे। उन्होंने अपने बेटों के खिलाफ भी कि उनको झूठा फंसाना दे, उन्होंने ये एक आवेदन दिया है और उन्होंने बताया है कि उनके बेटे जबरदस्ती उनकी जायदाद अपने नाम कराना चाहते हैं, जबकि अभी वो जीवित हैं और उनके बेटों पर वो पढ़ाई पर काफ़ी पैसे खर्च कर चुके हैं और हर महीने 36,000 रुपये ये अपने बेटों के अकाउंट में डालते भी हैं। उसके बावजूद उनके बेटे उनको जायदाद के लिए परेशान करते रहते हैं, जिससे वो मानसिक तनाव में रहते हैं। नक्सलाइट एरिया में वो काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में कभी कभी छुट्टी पर आते हैं और इस वजह से उनका भी आवेदन लिया गया है और उनको समझाइश दी गई है कि आपस में लड़ाई ना करें। पुलिस की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। अनावश्यक अभय द्विवेदी पुलिस पे झूठा इल्जाम लगाकर और अनावश्यक ही इसको मुद्दा बना रहे हैं। एसडीएम वैशाली जैन द्वारा आज लक्ष्मण बाग संस्थान परिसर का निरीक्षण किया गया, साथ ही समस्याओं और जरूरतों के बारे में चर्चा की गई। लक्ष्मण बाग संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसडीएम वैशाली जैन द्वारा आज मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी के साथ मीटिंग लेकर उनकी समस्याओं तथा उनकी जरूरतों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही लक्ष्मण बाग मंदिर से रसोइयों को लेकर वैकल्पिक रूप से व्यवस्था की गई है। एसडीएम वैशाली जैन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में आचार संहिता लागू है, जिसके चलते अभी परमानेंट रसोइया की भर्ती नहीं की जा सकती है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी वैसे ही यहाँ पर परमानेंट रसोइये की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके साथ ही लक्ष्मण बाग परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया तथा जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ल, लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर के समस्त पुजारीगण उपस्थित रहे। मंदिरों के पुजारियों के साथ मीटिंग ली गई थी, क्या पूरा मुद्दा है, क्या किस चीज को लेकर बैठक की गई? अभी बीच में एक रसोइये से संबंधित जो है इशू संज्ञान में आया था, तो उस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है और भोग का भी जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। कोई और अन्य समस्या तो नहीं है मंदिर के संबंध में, उस संबंध में चर्चा की गई थी।
अभी क्या निष्कर्ष निकला, खानसामा को लेकर कुछ इश्यूज आए थे रसोइया को लेकर? नहीं, अभी कोई इशू नहीं है, इश्तेहार जारी कर दिया है हम लोगों ने और इसकी जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इसकी जो है नियुक्ति कर दी जाएगी। अभी रसोइया है मंदिर में और उसने भोग भी बनाना शुरू कर दिया। नया लोग को रखा गया है। अभी चूंकि एमसीसी जारी है तो नियुक्ति जो है प्रतिबंधित है, एमसीसी के बाद जो है विधिवत तरीके से नियुक्ति कर देंगे। मैम यहाँ पे जो खाद्यान्न आता है वो भी थर्ड क्वालिटी का रहता है। इसके संबंध में 29 तारीख को मैंने खुद से आके इसमें जांच की थी, खाद्यान्न का देखा भी था, क्वालिटी उस समय ठीक पाई गई थी। यदि भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। और क्या जो खानसामा की जो सैलरी थी उसको लेकर भी कुछ इशू था? नहीं, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। खानसमा को आज भी जब उनको ब्रीफ किया गया है, उनको विधिवत बताया गया है कि जो शासन से निर्धारित सैलरी है वो प्राप्त करेंगे। इन्वर्टर भी बंद है क्या? ऐसा कोई इशू अभी पुजारियों से हुई मीटिंग में ऐसा कोई इशू नहीं बताया गया। क्या समस्या जा रही थी यहाँ पे, अभी क्या बात बनी है? समस्या आई थी, रसोइया नहीं था, बीमार होकर चला गया था घर, बीमार था वो, चला गया घर, तो व्यवस्था करने में कुछ टाइम तो लगा। बीच में अभी एक रसोइया आया था और उसके परिवार में गमी हो गई तो चला गया, बीच में 2-3 दिन का गायब हुआ, फिर आ जाएगा आगे। पैसे को लेकर इशू था? नहीं, पैसे के लिए नहीं था, पैसे के लिए नहीं था, वो बीमार था रसोइया। तो कैसे चलता था अभी तक खाना पीना आप लोग का राजभोग? नहीं, वो बनाते थे, जो चले गए वो बनाते थे। 20 वर्ष बनाए हैं वो। अभी कैसे बना रहे थे? अभी 2-3 अभी तो पुजारी लोग बनाते थे, पुजारी लोग भोग बना करके चढ़ाते थे भगवान को, उसी को पाते थे। अब क्या बात बनी? अब बन गई, रसोइया आ गए, रसोइया रसोई बनाएगा, भगवान का लगेगा भोग। और भी किसी चीज को लेकर समस्या है यहाँ पे? और किसी चीज की समस्या नहीं, वेतन मिलता है समय समय पर। साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था? सब सफाई सब है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? सुरक्षा की नहीं व्यवस्था। अब चुनाव के कारण गार्ड नहीं आ रही है, चुनाव के बाद गार्ड आएगी। अभी खाद्यान्न आता है वो किस क्वालिटी का रहता है यहाँ पे? फर्स्ट क्लास है, हम ही लाते हैं खाद्यान्न, खाद्यान्न मैं ही लाता हूँ, फर्स्ट क्लास का सामान रहता है। कहाँ से लाते हैं? ये राजेश किराना मिश्रा किराना स्टोर है, वहाँ से लाता हूँ। क्या नाम लिखते हैं आप? मंगलदीप तिवारी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कुपोषण मुक्त भारत की रीवा में जमीनी हकीकत देखने को मिल रही है। यहाँ परिजन गंभीर हालत में बच्चों को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन इलाज तो दूर, डॉक्टर छूने को भी तैयार नहीं, जिसको लेकर परिजनों ने चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके लिए महिला बाल विकास सहित अन्य विभाग चिन्हित किए गए हैं। स्वस्थ भारत अभियान के तहत कुपोषण के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। पोषण पुनर्वास केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं के द्वारा चिन्हित बच्चों को इलाज के लिए भेजा जाता है, जिसका खर्चा पूरा शासन के द्वारा उठाया जाता है और करोड़ों अरबों रुपए का खर्च आता है। लेकिन रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज इसकी जमीनी हकीकत देखने को मिली, जहां गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को लेकर भटक रहे थे और बीमार थे, बच्चों की हालत खराब थी। ऐसे में परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में चिकित्सक उसे देखने को तैयार ही नहीं है। रतहरा नई बस्ती निवासी कौशल्या बंसल ने बताया कि बच्चों को इलाज के लिए वो अस्पताल लेकर आई, लेकिन चिकित्सक उसे देखने को तैयार नहीं है। कुपोषित बच्चों को पोषण आहार की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन मासूम बच्चे को दूध तक नहीं मिल रहा। बच्चों के पिता मुन्नालाल बंसल ने बताया कि अस्पताल आने पर चिकित्सक उसे ये कहकर डांट देते हैं कि वो अस्पताल क्यों आ रहा है, घर में रहे। अब बच्चे की हालत गंभीर है, ऐसे में गरीब माँ बाप बच्चों को प्राइवेट इलाज नहीं दे सकते और सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। जी
डॉक्टर दूसरे कमरा में करे हैं हमको, कई बच्चों को इन्फेक्शन है, टीवी है, तो हम नहीं करेंगे, वो नहीं जाते हैं। दूसरे यहाँ पोषण बच्चे बहुत बच्चे हैं तो वहाँ जाते देखते राउंड में चुप निकल जाते हैं, वो कमरा में नहीं जाते हैं। तो देखते हैं बच्चे को, न जल को लगाते न सूजी लगाते, न कोनो मैडम जाती हैं। हम दूध लेने जाते तो बोलती है कि तुम यहाँ नहीं आओ दूध लेना, और दूध वाली मैडम कहती है जिनको शिकायत देना हो दे दो, जाओ हम नहीं देंगे दूध, ऐसे कहती है। जो कपोतन वाले बच्चों को दूध तो उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, कुछ नहीं दे रहे हैं सर। वो कहती है 3 घंटे में दूध मिलेगा तो मिलेगा, नहीं देती कुछ महीने में। यहाँ तुम क्यों घड़ी लाते हो? बच्चे की गंभीर हो जाते हैं, घर में रखते हैं। हाँ, घर कपोषण वाले मतलब ये कहते हैं तुम घड़ी घड़ी क्यों लेके आते हो, तुम्हारा ही बच्चा विराम होता है हर बार। अभी कैसी हालत है? अभी बच्चे की हालत नहीं है सर, मेरे से वर्दा नहीं है, 10 उल्टी बुखार, हाथ पाँव में सूजन आ जाता है इसके। डॉक्टर देखते हैं कि नहीं देखते? कोई नहीं देख रहा है, कपोषण वार्ड में तो कोई नहीं देख रहा, सबसे बेकार वार्ड कपोषण वार्ड है। बात में आके नहीं देखते? नहीं देखते हैं, कोई डॉक्टर नहीं करे हैं ना, तो कमरा में नहीं आते हैं डॉक्टर। और दूध वाली जो दूध मैडम देती तो वो खाली मोबाइल देखती रहती है, अपना टाइम पास गेम खेलती है, बस हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर मुन्ना बंसल। कहाँ से आए हो? जी रतारा 15 वार्ड, रतारा बंसल बस्ती। अस्पताल में कई बार दिखाते? 4 बार दिखाते। भर्ती किए हैं? जी हाँ जी। भर्ती किए तो फिर क्या किए? वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे को टीवी है तो अपने बच्चे को दूर रखो। हम लोग वार्ड में नहीं रखते हैं, अलग कैमरा में रख देते हैं, और फिर वहाँ अलग कैमरा रखने के बाद भी कोई देखने नहीं आता। अभी आप बाहर लेके घूम रहे हो तो क्या है? बाहर लेके इसलिए सर घूम रहे हैं, अब जा रहे हैं घर, कोई नहीं है, चारों से जल को नहीं लग रहा है, चारों से दवाई नहीं लग रही है, बच्चे का पाँव हाथ सूज गया है। 2 बच्चे यहाँ अब जिनको कहते हैं तो मैडम लोग कहती चलो मैं आती हूँ, फिर कोई नहीं आता है। जल को लगाते हैं, लगाते। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए विवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। नेशनल लोक अदालत में आज 53 खंडपीठों में प्रकरणों की सुनवाई की गई। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में 11 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 53 खंडपीठें गठित की गई थी। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सहयोग देने के लिए सुलहकर्ता सदस्य तैनात किए गए थे। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय में 29 खंडपीठ, तहसील विधिक सेवा समिति मऊगंज में 7, सिरमौर में 6, त्योंथर में 5 खंडपीठ एवं तहसील विधिक सेवा समिति हनुमना में 2 खंडपीठ गठित की गई। इसके अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय की खंडपीठों द्वारा भी आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति क्लेम, 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू अर्जन, नगर पालिका निगम प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए। के साथ साथ तहसीलों में भी मऊगंज, त्योंथर, सिरमौर
हनुमाना में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और पूरे जिले में 54 खंडपीठ का गठन किया गया है। किस तरह के मामले अधिक आते हैं इसमें? मोटर एक्सीडेंट के क्लेम केस और आपराधिक और आपके चेक बाउंस और वैवाहिक प्रकरण और सिविल के भी प्रकरण आते हैं, यही सब आते हैं। कई मामले हाँ, एमपीवी के जी आते हैं, तो उसके निराकरण जो हो जाता है, कुछ ये शिकायतें मिलती है, इसके बाद भी वहां पर दायर किया जाता है लोगों को विभाग के द्वारा। तो इसके लिए क्या नियम बनाए गए कि उनके पास कोई प्रूफ हो इसके लिए? एमपीवी के केस में छूट भी दी जा रही है, जो पर इस बार छूट नहीं आ पाई है। देखिए, इस बार छूट नहीं आ पाई है। और जो राजीनामा योग प्रकरण होते हैं उनका निराकरण 2 खंडपीठ यहाँ पर गठित है विद्युत की, रीवा शहर में। एक रमेश रंजन चौबे साहब हैं जो विशेष न्यायाधीश हैं विद्युत अधिनियम के, और एक हैं माननीय दिलीप सिंह विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम रीवा, और तेमथर और मऊगंज में विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश की खंडपीठ गठित है और उनका निराकरण जो राजीनामा के आधार पर हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। और रुकेंगे एक छोटे से विराम की। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज।